Hello everyone, welcome to Success Guide. I am Shubham Jain, your teacher, your mentor, or your guide, whatever you want to say. Okay. Are you preparing for UPSC CSE 2023-24? If yes, then this session is very important for you. Now, I want to tell you about some important facts of UPSC. Okay. Let's start with the basis of UPSC. We all know that this exam is one of the toughest examination. Why? Because number of seats is very less. And that's why there's a huge competition for this exam. Do you guys have an idea that every year approximately 10 lakh students fill the form? और seats कितने होते हैं? Approximately 800 to 1000. Typical competitive paper. It seems very tough. सेकेंड पॉइंट, नेचर कैसा है पेपर? अब आपको बहुत सारा सिलेबस बहुत कम टाइम में परफेक्शन के साथ कंप्लीट करना। आपको क्या करना है? बहुत सारा सिलेबस परफेक्शन के साथ कंप्लीट करना है। यू हैव टू वेरी परफेक्ट, और आपको बहुत बार उसका रिवीजन भी करना है। एनसीईआरटी बुक्स होते हैं, डेली करंट अफेयर्स होता है, उसके साथ आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। अब ये भी बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ मैटर है, एनसीईआरटी पढ़े या ना पढ़े, कई लोगों से नहीं पढ़ते बनता है, और इसलिए in between they drop the preparation because of NCERT books, because of bulky books they don't want to read, or they want but they don't get the books. Okay, अब आपको करना क्या है? आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेस होंगे, नेट पे आपको काफी टाइप्स की पीडीएफ मिल जाएंगी, अलग अलग टाइप्स की। बट उससे क्या होगा, बहुत सारी पीडीएफ आप इकट्ठे कर लेंगे और पढ़ते एक भी नहीं। मैं भी ऐसे ही करता था जब मैं पढ़ता था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास होना चाहिए राइट अप्रोच और एक सही मेंटर। ठीक है, तो जो स्टूडेंट सोचते हैं कि 10-12 घंटे पढ़ के वो एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, सो दे आर फूलिंग देमसेल्फ। फॉर दिस एग्जाम यू नीड टू स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क तो करना ही करना है, बट स्मार्ट तरीके से। ठीक है, सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी लॉन्च GS plus CSET batch. We launch GS plus CSET batch. So for this, sorry for the interruption. So for this, we launched the GS plus CSET batch pre-cum mains foundation course for UPSC CSE 2023. So इसमें आप लोगों के लिए क्या क्या मिलेगा? बड़ी इंटरेस्टिंग सी इसमें बहुत वो है। 1000 आवर्स प्लस आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, 32 प्रीलिम्स टेस्ट मिलेंगे, 26 मेंस टेस्ट और 4 इजी ऐसे टेस्ट मिलेंगे। वैलिडिटी आपकी इसकी 3 साल की रहेगी। 1 साल आपको लाइव क्लासेस सेशन रहेगा, सेकेंड ईयर रिकॉर्डेड सेशन रहेगा, और देन उसके बाद आपका जब तक सिलेक्शन नहीं होता है, जब तक आपको इंटरव्यू प्रैक्टिस और मॉक प्रैक्टिस कराए जाएंगे। ठीक है, I think it is clear to you. Now today I am giving you the lesson on, or say today I will teach you about revolt of 1857. अब 1857 जो कि काफी सारे स्कॉलर्स के द्वारा काफी कुछ कहा गया रिवोल्ट ऑफ 1857 में, ये क्या था? कई लोगों ने कहा ये सिपाही म्यूटिनी थी, और उससे भी बड़ी बात मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि ये हुआ ही क्यों, इसके फैक्टर्स क्या थे। तो आज अपन ये सब समझेंगे कि ये हुआ ही क्यों, इस रिवोल्ट को करने की जरूरत क्या पड़ी, क्या था इन द हिस्ट्री। ब्रिटिशर्स जब आए थे तो उनका कोई प्लान नहीं था अपन पर रूल करने का, मतलब इंडिया पर रूल करने का। बट आफ्टर द वॉर्स लाइक बैटल ऑफ पलासी एंड बैटल ऑफ बक्सर, wars like Battle of Plassey, Battle of Buxar. After that, they believe that they can rule India. After that, they believe that they can rule India. So today,
आई एम टेल यू अबाउट कि रिवोल्ट क्या था, कैसे स्टार्ट हुआ और क्या इसके रिपरकशंस रहे। ठीक है, रिपरकशंस क्या क्या थे। ठीक है, चलिए। रिवोल्ट ऑफ 1857, द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 टू 1859, कम से कम ये रिवोल्ट दो साल चला, was a widespread but unsuccessful rebellion against the rule of the British East India Company in India, which functioned as a sovereign power on behalf of the British Crown. ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के ऑन बिहाफ पे कौन रूल कर रहा था? ब्रिटिश क्राउन के बिहाफ पर कौन रूल कर रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी। और वो क्या कर रहे थे? वो गरीब जनता को परेशान कर रहे थे। अब वो उनको परेशान कैसे कर रहे थे, क्या उन्होंने किया जिसके कारण ये रिवोल्ट हुआ, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस। अब द रिवोल्ट क्या था? ये रिवोल्ट, इट वाज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये पहला पहला वो था, क्या था? पहला वॉर था इंडिया की तरफ, क्या पहला रेसिस्टेंस कह लीजिए, पहली म्यूटिनी कह लीजिए। ये पहली वो थी बट अनसक्सेसफुल थी। अब ये पहली थी और अनसक्सेसफुल क्यों थी, ये जानना आप लोगों को बहुत जरूरी है। ठीक है, इट बिगन एज अ रिवॉल्ट ऑफ द सिपाहीज, मतलब ये सिपाहियों का विद्रोह से शुरू हुआ, बट इसको किसने भी ज्वाइन कर लिया? कॉमन पीपल ने शुरू ज्वाइन किया। बट अब आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि कॉमन पीपल ने इसे ज्वाइन क्यों किया और कैसे किया। ठीक है, सिपाहीज ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी बट इवेंचुअली सिक्योर्ड द पार्टिसिपेशन ऑफ द मास। ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। द रिवोल्ट इज नोन बाय सेवरल नेम्स, द सिपाही म्यूटिनी बाय द ब्रिटिश हिस्टोरियंस, ऑब्वियसली वो यही बोलेंगे। The Indian Mutiny, the Great Rebellion by the Indian historians, the Revolt of 1857, the Indian Insurrection and the First War of the Independence। किसके द्वारा कहा गया? ये वीडी सावरकर, जो कि ये आपको ये लाइन बहुत अच्छे से आप लोगों को याद होनी चाहिए। कौन सी? ये वाली, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसके द्वारा कहा गया? बाय वीडी सावरकर। किसके द्वारा कहा गया? वीडी सावरकर के द्वारा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर जंप करते हैं। कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट। अब मेनली ये देखना पड़ेगा कॉजेज क्या थे। इसके बहुत सारे रिवोल्ट के कॉजेज थे, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसके कॉजेज क्या क्या थे। इसके कॉजेज बहुत सारे थे। कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट्स में आते हैं पॉलिटिकल कॉजेज, सोशियो रिलीजियस कॉजेज, और आपका रिलीजियस कॉजेज थे। ठीक है, मिलिट्री कॉजेज थे। अब वो अपन सब डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या कॉजेज थे। और ये स्लाइड्स मैंने आपको इसलिए प्रोवाइड किए हैं ताकि आपको मटेरियल के लिए कहीं भटकना ना पड़े, कहीं जाना ना। ठीक है, तो ये मटेरियल आपको प्री के लिए भी काम आएगा और मेंस के लिए भी काम आएगा। जैसे 1857 का रिवोल्ट जब आता है तो आपको सब कुछ उसमें लिखना पड़ता है, इंक्लूड करना पड़ता है, तो मैंने आपको पूरा इंक्लूड करके दिया है। ठीक है, अब द कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट। पॉलिटिकल कॉज क्या था? ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन सबसे बड़ा कॉज था। अब देखते हैं कैसे बड़ा कॉज। ये लोग क्या करते थे? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसको कि हिंदी में कहते हैं गोद हड़प नीति, उसके द्वारा जैसे किसी राज्य, मतलब मान लीजिए जैसे झांसी का, उनका खुद का बच्चा नहीं है, उनने एडॉप्टेड सन है उनका, तो उसको राजगद्दी पे नहीं बैठने देंगे और वो देश उनका हड़प लेते थे। ये था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, द पॉलिटिकल कॉज ऑफ द रिवोल्ट वर द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन थ्रू द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स and direct annexation. A large number of Indian rulers and chiefs were dislodged, thus arousing fears in the mind of other ruling families who apprehended a similar fate. जैसा कि मैंने आपको बताया, Rani Lakshmibai's adopted son was not permitted to sit on the throne of Jhansi. Satara, Nagpur, and Jhansi were annexed under the doctrine of lapse. Jaipur, Sambalpur, and Udaipur were also annexed. The annexation of Awadh by Lord Dalhousie on the pretext of maladministration left thousands of nobles, officials, retainers, and soldiers jobless.
This measures converted a loyal state into a hotbed of discontent and intrigue. As I said, जहाँ की उनका, और ये तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पे ले लिया गया था, किसको? अवध को। और जो कि सबसे ज्यादा गलत था, उन ऐसा कोई मेल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ नहीं था उन लोगों के साथ, बट उनके, क्योंकि ये उनको लगता था कि उनके सोल्जर्स की सिक्योरिटी के लिए उन्हें ये लेना चाहिए, तो उन्हें मेल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू वो ले लिया था। इसके रिपरकशंस क्या क्या हुए कि इसके रिपरकशंस क्या क्या हुए? थाउजेंड्स ऑफ नोबल्स उनके जॉबलेस हो गए, जिसने कि एक बहुत बड़ा डिस्कंटेंट को जगह दी। अब आप समझिए डिस्कंटेंट क्यों हो गया। अब आपको, मेरे को लगता है आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि पॉलिटिकल कॉजेस क्या। अब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स अगर आपको लिखने आ जाए कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या होता है। ठीक है, जैसे डेफिनेशन आप लोगों को लिखने आ जाए, द ब्रिटिश नोबल टेक्निक, मैंने तो आपको समझा ही दिया है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या होता है। अब आप एक बार इसे पढ़ लीजिए। The novel British technique called the doctrine of lapse was first penetrated by Dr. Lord Dalhousie in the late 1840s. It involved the British prohibiting a Hindu ruler without a natural heir from adopting a successor, and after the ruler died or abdicated, annexing his land. To those problems added the growing discontent of the Brahmins, many of whom had been disposed of their revenues or had to lost lucrative positions. As I said before, so नथिंग टू वरी अबाउट दिस। मैं समझता हूं आप लोगों को यहाँ तक सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अब अपन आ जाते हैं सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस। सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस क्या थे? वो एनीबडी कैन टेल क्या थे? एनीबडी कैन टेल? बहुत बड़े बड़े कारण थे। ब्रिटिश सोशल रिफॉर्म्स में उन्होंने क्या किया था? एबोलिशन ऑफ सती 1829 में। लेजिस्लेटिव ऑफ ब्रिटिशर्स passed the act of widow remarriage act 1856. अब this hurt the sentiment of the Indians. मैं सती प्रथा और विडो रीमैरिज एक्ट का विरोध नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं उसका सपोर्टर हूं। मैं उसका सपोर्टर नहीं हूं, सॉरी, विरोध नहीं कर रहा हूं, क्या होता है, मैं उसका सपोर्टर नहीं हूं कि सती होना चाहिए या मतलब विडो रीमैरिज एक्ट नहीं आना चाहिए। बट इंडियंस ये नहीं चाहते कि ऐसा हो कि विडो रीमैरिज एक्ट आए या एबोलिशन ऑफ सती हो। ये उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट किया गया था, ये गलत था, सती नहीं होना चाहिए, मैं भी यही मानता हूँ, बट ऐसा नहीं था, वो मानते थे कि ये गलत है। ठीक है, तो इन्होंने ये हटा दिया, दिस हर्ट द सेंटिमेंट्स। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं, आइए स्लाइड्स में क्या दिया है। द रैपिडली स्प्रेडिंग वेस्टर्न सिविलाइजेशन इन इंडिया वाज अलार्मिंग कंसर्न ऑल ओवर द कंट्री। An act in 1850 changed the Hindu laws of inheritance, enabling a Hindu who has converted into Christian to inherit his ancestral properties. The people were convinced that the government was planning to convert Indian into Christian. अब ये भी बहुत बड़ी मतलब इंडियंस के साथ, इंडियन कस्टम्स के साथ बहुत बड़ा छेड़छाड़ किया गया था। ठीक है, तो ये भी इंडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आया। द एबोलिशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ लाइक सती एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड, मतलब फीमेल या लड़की जब जन्म लेती है तब उसको मार दिया जाता है। तो ये सब बातों का ब्रिटिशर्स ने विरोध किया, जो कि इंडियंस को पसंद नहीं आई। उनके सेंटिमेंट्स बिगड़ गए इस बात से। ठीक है, किसके? इंडियंस के। ऑल्दो ये सही नहीं था, बट फिर भी उन्हें ये लगता था कि ये सही। ठीक है, एज अ थ्रेट टू एस्टेब्लिश सोशल स्ट्रक्चर, इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न मेथड ऑफ एजुकेशन was directly challenging the orthodoxy for Hindus as well as Muslims. वेस्टर्न उन्होंने इंग्लिश मीडियम कर दिया था एजुकेशन का, जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों को पसंद नहीं आया। इवन द इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलवेज एंड टेलीग्राफ वाज व्यूड विद द सस्पिशन। ये दोनों चीजों का आविष्कार किसने किया था? किसने इन्वेंट किया था इन दोनों को? इवन द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज और ये किसने किया था? किसके टाइम पे हुए थे? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, अब इकोनॉमिक कॉजेस क्या क्या? ये लोग बहुत हैवी टैक्सेस लगाते थे। मैं पहले आपको समझा देता हूँ, फिर स्लाइड्स भी आपके लिए पढ़। हैवी टैक्सेस लगाते थे। ठीक है, हैवी टैक्सेस के बाद क्या करते थे? हैवी टैक्सेस के बाद क्या करते थे? टैक्सेस की टाइम ऐसा रखते थे कि सनसेट पॉलिसी रहती थी वो टैक्स की। जैसे सूरज डूब रहा है, अगर उस दिन का सूरज डूब गया तो आपकी जमीन हड़प लेते थे। दैट इज वेरी इनजस्टिस, मतलब ये बिल्कुल भी जस्टिस नहीं थी, बहुत ही ज्यादा मतलब स्ट्रिक्ट रूल्स थे उनके, जिससे कि फार्मर्स काफी परेशान थे।
आइए अपन देखते हैं कैसे परेशान. In rural areas, peasants and zamindars were infuriated by the heavy taxes and the stringent method of revenue collection followed by the company. ठीक है, जो कि मैंने बताया काफी स्ट्रिक्ट थे. Many among these people were unable to meet the heavy revenue demands and एक सेकेंड guys. Many among these groups were unable to meet the heavy revenue demands and repay their loans to money lenders, eventually losing the lands that they held for generation. वो लैंड लूज कर देते क्योंकि हेवी टैक्सेस नहीं पे कर पाते थे. Large number of sepoys belonged to the peasantry class and had family ties in villages, so the grievance of the peasant also affected them. Okay, मतलब जितने भी सारे उनकी सेना में फौजी थे वो कहाँ से थे, गांव से थे, उन्हीं पीजेंट्स के बेटे थे, तो उन्हें भी ये बात नहीं पसंद आती. After the Industrial Revolution in England, there was an influx of British manufactured goods in India. जब वहां इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो उन्होंने अपना सारा माल कहाँ बेचने की कोशिश करी, इंडिया में. अपन से रॉ मटेरियल लेते थे और अपन को फिनिश गुड्स देते थे, जिससे कि अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कंप्लीटली खत्म कर दिया. अब यही बात आगे लिखी है. Which ruined industries, particularly the textile industry of India. Indian handicraft industries had to compete with cheap machine-made goods. As I said you. अब इसके मिलिट्री कॉजेस क्या थे, आइए अपन देखते हैं इसके मिलिट्री कॉजेस क्या थे. मिलिट्री कॉजेस में आप सबको पता ही होगा, आप सबने नाम भी सुना ही होगा मंगल पांडे जी का, जो कि जिनकी वजह जिनने ही विद्रोह मतलब शुरू किया था. आइए अपन देखते हैं. रिवॉल्ट ऑफ 1857 began as a sepoy mutiny. Indian sepoys formed more than 80% of the British troops in India, but were considered inferior to British soldiers. मतलब इंडियन जो सोल्जर्स थे उनको हायर पोजीशंस नहीं देते थे, ना तो उनका प्रमोशन होता था और उन्हें इंफीरियर निगाह से देखते, उन्हें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील होता था, उन्हें इंफीरियर मानते थे. And Indian sepoys were paid less than a European sepoy of the same rank. Obviously, वो इंडियन सिपाहीज को ज्यादा पे नहीं करते थे, बिल्कुल नहीं पे करते थे. They were required to serve in the areas far away from their. अब आप सब जानते होंगे कि हिंदू परिवार में मतलब पानी को लांगना ये मानते हैं कि मतलब आपने अधर्म कर दिया है, मतलब उनकी मानता है, उनके कस्टम्स हैं. ठीक है, तो वो लोग क्या कहते थे उनसे कि आप समुद्र पार करके जाए, वो लोग क्या कहते थे, समुद्र पार करके जाएं. दिस ऑल्सो हर्ट्स द सेंटिमेंट्स ऑफ हिंदूज. In 1856, Lord Canning issued the General Services Enlistment Act, which required that the CPUs must be ready to serve even in British land across the sea. ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना था रिवोल्ट. ठीक है, अब इमीडिएट कॉजेस क्या, मिलिट्री कॉजेस भी थे, मिलिट्री कॉजेस में ही आएगा, बट एकदम से इमीडिएट कॉजेस क्या हुआ कि ये भी मिलिट्री के द्वारा ही किया गया था. ठीक है, अब इमीडिएटली ऐसा क्या हुआ, ये मिलिट्री कॉजेस और इमीडिएट कॉजेस में आप कंफ्यूज ना हो, दोनों एक ही हैं. मिलिट्री कॉज ही इमीडिएट कॉज बन गया था. चलिए अपन से देखते हैं आगे कि क्या हुआ. The revolt of 1857 eventually broke over the incident of greased cartridges. A rumor spread that the cartridges of the new Enfield rifles were greased with the fat of cows and pigs. And you all know that कि काउ और पिग कितने रिलीजियस हैं, मतलब काउ तो कितनी रिलीजियस है हिंदूज के लिए, तो उसी के फैट से वो बना, उसके ऊपर की परत बनाई गई थी. ये ऐसी अफवाह उड़ी, ठीक है, जो कि सच भी थी. Before loading these rifles, the sepoys had to bite off the paper on the cartridges. Both Hindu and Muslim sepoys refused to use them. Obviously, वो refuse करेंगे. But इसमें एक बात आप लोग बड़े अच्छे से समझे, 1857 तक हिंदू मुस्लिम अलग अलग नहीं थे. हिंदू मुस्लिम यूनिटी काफी उभर कर आई थी 1857 के रिवोल्ट में. ये क्वेश्चन आ सकता है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन इसका बन सकता है. So be ready for that question. Lord Canning tried to make amends for error and offending cartridges were withdrawn, but the damage has already been done. There was unrest in several places. In March 1857, Mangal Pandey, a sepoy in Barakpur, had refused to use the cartridges and attacked his senior officer.
मंगल पांडे जी ने वही, उन्होंने मना कर दिया वो कार्टेजेस यूज करने से, और जिससे कि सिपॉय म्यूटनी स्टार्ट। कब स्टार्ट हुई थी, डेट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप, ऑन 9 में 1857, ठीक है। 1885 सोल्जर्स इन मेरठ, और जो कि ये स्टार्ट जब हुई थी, पर इन्होंने यूज इसे वो कब कर दिया था, मार्च में ही कर दिया था, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और he was hanged on death on 8 अप्रैल। 9 में तक तो सोल्जर्स पहुंचे थे मेरठ तक। सोचिए आप उस वक्त में कैसा था कि 2 महीने लग गए थे पता चलने में कि म्यूटिनी स्टार्ट हुई है, और उससे आगे तक भी ले जा। सो गाइस, दिस इज द लेक्चर आई विल गिविंग यू। बट अब अगर आप ऐसे ही लेक्चर मेरे से, जो कि मैं जीएस पार्ट आपका डील करूंगा, अगर आप चाहते हैं कि आप इतने अच्छे से हर एक चीज की क्लैरिटी के साथ पढ़ें, तो प्लीज ज्वाइन दिस कोचिंग Guide to Success, and I am your mentor in this for the whole year, and I will solve your each and every problem and complete syllabus, each and every point, current affairs, everything means everything, magazines आपको मतलब यूपीएससी मेंस प्री में कोई भी इसको ज्वाइन करने के बाद दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच गाइस, नाउ आई हैव टू गो, ओके देन, थैंक यू।